हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी तेजस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर ईवीएस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे हम पर्यावरण का अध्ययन। तो पर्यावरण की संकल्पना, अर्थ, परिभाषा इसका देखेंगे यहाँ पर, और इसके घटक, और ये मानव निर्मित प्राकृतिक, और ये इसका पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, पर्यावरण की अवधारणाएं, ये इसके मेन पॉइंट हैं जो ये सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जैव विविधता है, और पर्यावरण संरक्षण हो गया। प्रमुख इसके आंदोलन हो गए कुछ, और कुछ सम्मेलन हैं, प्रमुख संस्थान, प्रमुख पुरस्कार हैं, और प्रमुख दिवस, वन्य जीव संरक्षण, सामान्य प्रावधान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, बायोम, ये सब ईवीएस के अंतर्गत आते हैं। ये सारे टॉपिक जो हमें ये टेट एग्ज़ाम्स में पढ़ने होते हैं। तो ये सी टेट और यूपी टेट और जो भी ये टेट एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पर्यावरण। पर्यावरण को अंग्रेजी में परि जमा आवरण से ये बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ है घेरना, और अंग्रेजी में इसको एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि फ्रेंच के एनवायर शब्द से निकला ये। इसका अर्थ होता है पास, पड़ोस। अब इसका अर्थ देखेंगे हम पर्यावरण का। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। इसका यही से क्वेश्चन बनता है कि परि और आवरण से मिलकर बना है। परि जमा आवरण पर्यावरण, जिसका अर्थ चारों ओर घेरना होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। जो हमें चारों तरफ से हमें घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण की अंग्रेजी एनवायरनमेंट है, जो फ्रेंच भाषा के एनवायर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ पास पड़ोस होता है। जीव को जो उसके पास पड़ोस की वस्तुएं प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। वर्तमान समय में हमें जो वस्तुएं हमें प्रभावित कर रही हैं वह हमारा पर्यावरण है। जो भी हमें चारों तरफ से वस्तुएं घेरे हुई हैं और जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं वो ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। पौधे जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। जब भोजन बनाते हैं तब प्रकाश संश्लेषण में वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट इसके पढ़ेंगे अब हम घटक, पर्यावरण के घटक। तो इसमें पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक और मानव निर्मित दो तरीके के वो दिए हैं। तो मानव निर्मित में निर्जीव चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब ये मानव निर्मित हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। और अजैविक में जैविक और अजैविक, इसमें प्राकृतिक में दो आते हैं, जैविक और अजैविक। तो अजैविक में होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, जैसे कि पर्वत, पहाड़, पठार, निर्जीव चीज़ें इस तरीके की, लेकिन वो नेचुरल चीज़ें हैं। और जैविक में वनस्पति, जंतु जगत आता है जो जिनमें श्वसन क्रिया होती है, जो सांस लेते हैं, तो वो आता है जैविक में। अब पहले पढ़ेंगे हम जैविक घटक को देख लेते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य संसार के तात्पर्य सजीवों के संसार से होता है। सजीव मतलब जो सजीव हैं जो सांस लेते हैं, इसमें जीवन पाया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति जगत एवं जंतु जगत आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सूक्ष्म जीव आदि। तो ये तो हो गया जैविक घटक। और अब देखते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है। पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे कि पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब चीज़ें
अजैविक हैं, लेकिन प्रकृति प्रदत्त हैं ये चीज़ें, तो ये अजैविक के अंतर्गत आती हैं। और अब देखेंगे मानव निर्मित घटक। पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीवों द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे धर्म, सभ्यता, संस्कृति, कुर्सी, मेज, टेस्ट ट्यूब, बेबी निम्न में से, ये इसका उदाहरण है। ये पूछा भी गया क्वेश्चन कि टेस्ट ट्यूब, बेबी निम्न में से किसका उदाहरण है। तो क्योंकि इसमें जीवन होता है और ये सजीव है, तो ये मानव निर्मित है, ये जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। मानव और पर्यावरण के साथ संबंध। अब देखेंगे हम यहाँ मानव और पर्यावरण के साथ संबंध। तो पहला है इसमें आखेटक काल, इसको ही शिकारी काल, आदि मानव काल आदि नामों से जाना जाता है। इसमें इसको कारक और पात्रदाता की भी संज्ञा दी गई है। पशु फिर आए देखेंगे हम इसके बाद पशुपालन काल, इसको रूपांतरकर्ता की संज्ञा दी गई है। और सामाजिक मानव, इसी के द्वारा सामाजिक मानव का विकास हुआ है। और कृषि काल में परिवर्तनकर्ता के रूप में है ये, आर्थिक मानव का विकास हुआ है इससे। और प्रौद्योगिकी काल वर्तमान काल को कहते हैं, इसमें विनाशक और विध्वंसक की संज्ञा दी गई है इसको। नेक्स्ट सबसे पहले है आखेटक काल, देखते हैं यहाँ पर। यह पर्यावरण का पहला काल है। इस काल को शिकारी और आदि मानव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा, आखेटक काल, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की भांति एकमात्र कारक था, इसीलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना था। क्वेश्चन अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस काल के मानव का कारक का संबंध, पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना है, तो वो है आखेटक काल का। इस काल का मानव अपनी सभी जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त कर और अपने क्रियाकलापों से उसमें सहयोग प्रदान करता है, इसीलिए इसे पातादाता मानव कहा जाता है। तो ये आखेटक काल के मानव को ही पातादाता मानव कहा जाता है। नेक्स्ट है पशुपालन काल। यह पर्यावरण का दूसरा काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था। जो पशुपालन काल है, इसी में मानव ने सबसे पहले समूह में रहना प्रारंभ किया था। और इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता और सहायक का संबंध बना। सर्वप्रथम इसे समूह में रहने के कारण सामाजिक मानव कहा गया। सामाजिक मानव की जो शुरुआत होती है वो पशुपालन काल से होती है। और नेक्स्ट है कृषि काल। यह तीसरा पर्यावरण का काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ या परिवर्तन करना प्रारंभ किया। और इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। आजीविका का साधन जुटाना मुख्य पेशा होने के कारण इसे आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्थिक मानव की संज्ञा किस काल के मनुष्य को दी गई है, तो ये है कृषि काल। नेक्स्ट है इसमें, अब देखेंगे हम प्रौद्योगिकी काल। यह पर्यावरण का वर्तमान काल है। प्रौद्योगिकी काल वर्तमान काल है, जिस काल में मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा है, उसे प्रौद्योगिकी काल कहा जाता है। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ विध्वंसक या विनाशक का संबंध बना था। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि प्रौद्योगिकी मानव ये। और नेक्स्ट इसमें ये विध्वंसक का संबंध किस काल का है, तो ये है प्रौद्योगिकी काल का। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब पर्यावरण की अवधारणा। तो पर्यावरण की एक नियतवादी अवधारणा है और दूसरा है संभववादी अवधारणा, थर्ड नवनियतिवादी अवधारणा और फिर परिस्थिति की अवधारणा है। सबसे पहले देखते हैं हम ये नियतिवादी अवधारणा। तो यह पर्यावरण की पहली अवधारणा मानी जाती है।
इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मनुष्य का स्थान द्वितीय है। तो इसमें श्रेष्ठ प्रकृति को माना है और मनुष्य को दूसरे स्थान पर रखा है। इसमें मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना है। इसमें प्रकृति के हाथों का खिलौना बताया मनुष्य को, और इसमें पर्यावरण या उपागम पर बल दिया गया है। यह प्रकृति केंद्रित मानी जाती है। यह पूर्णतः प्रकृति केंद्रित अवधारणा है, नियतवादी अवधारणा है। नेक्स्ट है संभववादी अवधारणा। यह पर्यावरण की दूसरी अवधारणा है। इसका मानना है कि मनुष्य श्रेष्ठ है। नियतवादी में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है और संभववादी में मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, और प्रकृति का स्थान इसमें द्वितीय कर दिया गया है। इसमें दूसरा स्थान प्रकृति को दिया है, इसमें फर्स्ट पर मनुष्य को रखा गया है। इसका मानना है कि मनुष्य परिवर्तनशील है। वह प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। यह प्रयोगवाद और विज्ञानवाद पर बल प्रदान करती है। यह पूर्णतः मानव केंद्रित मानी जाती है। नियतवादी को प्रकृति केंद्रित माना गया था पूर्णतः, और ये संभववादी को पूर्णतः मानव केंद्रित माना गया है। अब देखते हैं हम नवनियतिवादी अवधारणा। तो यह अवधारणा उपर्युक्त दोनों अवधारणाओं को की श्रेष्ठता को अस्वीकार करती है। तो यह प्रकृति और मनुष्य के मध्य संतुलन स्थापित करती है। इसका मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। यह अवधारणा सतत विकास व धारणीय विकास पर बल देती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अवधारणा। इस अवधारणा ने प्रकृति को श्रेष्ठ माना है, परंतु मनुष्य को प्रकृति का ही एक अंग माना है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य को परिवर्तन का समस्त अवसर स्वयं प्रकृति प्रदान करती है। यह अवधारणा समाज की स्थिरता पर बल देती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम आज यहाँ पर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है इकोलॉजी। ग्रीक भाषा से बना ये पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था, और इसका पारिस्थिति ये अंग्रेजी इकोलॉजी से बना है, जो ग्रीक भाषा के ओकियोस व लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रम से रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के रहने का स्थान का अध्ययन करना पारिस्थिति कहलाता है। जहाँ पर जीव रहता है उसकी पारिस्थिति का ही अध्ययन करना पारिस्थिति कहलाता है। पारिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैक्ले महोदय ने किया था। इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सन 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैक्ले ने सर्वप्रथम पारिस्थिति शब्द का प्रयोग किया है। इसमें वास्तविक अर्थों में पर्यावरण और निकेत की अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीव के आवास और उसके कार्य करने की क्षमता का परस्पर अध्ययन ही वास्तविक पारिस्थितिकी कहलाता है। ये इसको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि ये इसके घटक हैं जल, भोजन और आवास। नेक्स्ट इसमें निकेत है कार्यात्मक क्षमता, और ये पर्यावास है। इसमें जीव का आवास होता है, इसमें एक होता है और अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि जंगल में शेर भी रहता है, हाथी भी रहता है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आगे देखेंगे अब इसका पर्यावास। पर्यावरण में जीव का आवास उसका पर्यावास कहलाता है। पर्यावरण का निर्माण भिन्न भिन्न जीवों के आवास के समूह द्वारा होता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जैसे शेर, बाघ, हाथी, लोमड़ी, ये सब जंगल में रहते हैं, तो इनका आवास एक हो गया, ये जंगल। ऐसे ही समुद्र में रहने वालों का हो जाएगा
व्हेल है, डॉल्फिन है, स्टारफिश वगैरह, ये जो भी समुद्री जीव हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और जैसे कि गांव में मनुष्य भी रहता है, कुत्ता भी रहता है, गाय भी रहती है, तो ये सभी आ गए गांव में। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है। जैसे शेर जंगल में रहता है, व्हेल समुद्र में रहती है और मनुष्य शहर या गांव में रहता है। पर्यावास के 3 अनिवार्य घटक पाए जाते हैं। इसमें है पहला जल, भोजन और आवास। ये इसके मुख्य घटक हैं तीनों। अब यहाँ पर देखेंगे हम इनके अलग अलग आवास के बारे में। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग होती है। अतः किसी जीव की कार्यात्मक क्षमता उसका निकेत कहलाती है। निकेत होता है आवास। किसी जीव की व्यापारिक इकाई उसका निकेत कहलाती है पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे अब हम पारिस्थितिक तंत्र। सॉरी। तो ये है इकोसिस्टम और जीव की कार्यात्मक इकाई। इसका वैज्ञानिक अध्ययन जैविक, अजैविक अंतःक्रियाएं और इसका पारिस्थितिक तंत्र को 1935 में ये आर्थर ग्राहम ट्रांसले ने दिया है। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे अब हम। पारिस्थितिक तंत्र की अंग्रेजी इकोसिस्टम है, जिसे पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब हम किसी जीव की प्रकृति और उसके कार्य करने की क्षमता का एक व्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी स्थान विशेष पर जैविक और अजैविक की अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो इसे पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी स्थान पर जीव सामान्य रूप से समायोजन की क्रिया पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर कर रहा होता है तो इसे परितंत्र के नाम से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इसमें मोस्ट ये है, इसको याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर ग्राहम टॉन्सले ने सन 1935 में किया था। और पारिस्थिति और पारिस्थितिक तंत्र में क्या अंतर होता है अब इसको देखेंगे हम यहाँ पर। तो ये इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी और पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। पारिस्थिति और पारिस्थितिक तंत्र में क्या अंतर है ये देखेंगे यहाँ पर। तो ये इकोलॉजी जैविक और अजैविक, इसमें दो वो दिए हैं, जैविक और अजैविक घटक। जब हम पर्यावास और निकेत का सामान्य अध्ययन या स्वाभाविक अध्ययन करते हैं जिससे जीव और प्रकृति के मध्य सामान्य समायोजन का पता चलता है तो इसे पारिस्थितिकी कहते हैं। जबकि पर्यावास और निकेत का एक निश्चित नियम के अनुसार अध्ययन करते हैं तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जब हम किसी स्थान विशेष पर जैविक और अजैविक अंतःक्रिया एक स्वाभाविक अध्ययन करते हैं तो इसे पारिस्थितिकी कहते हैं। जब जैविक और अजैविक के अंतःक्रिया का जब व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो ये पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है पारितंत्र के प्रकार। तो ये होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में आता है सौर किरण पर आश्रित और दूसरा है वैकल्पिक ऊर्जा। तो सौर किरण पर आश्रित हो जाएगा, इसमें समुद्र, नदियाँ, झील, वन, घास के मैदान। और वैकल्पिक ऊर्जा में ज्वार भाटा, वर्षा, ज्वार नदमुख, वर्षावन। मानव निर्मित के अंतर्गत है सौर क्रिया पर आश्रित, इसमें हो जाएगा खेत हैं, बगीचा है, वनस्पति उद्यान। और जीवाश्म ईंधन में ग्रामीण सोलर सिस्टम इत्यादि आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक परितंत्र, वह स्थान जिसमें
सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक पारितंत्र को देखेंगे। तो वह स्थान विशेष जहाँ पर जैविक और अजैविक अंतःक्रिया करते हों तो उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और उस स्थान विशेष को प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया हो तो वो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो और जैविक और अजैविक दोनों क्रियाएं आपस में, दोनों की अंतःक्रिया चल रही हो तो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सूर्य की किरणों पर आश्रित होते हैं, जैसे समुद्र, झील, वन, घास के मैदान, मरुस्थल इत्यादि। कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वैकल्पिक ऊर्जा, ज्वार भाटा, वर्षा पर आश्रित होते हैं, जैसे ज्वारनदमुख, वर्षावन आदि। और नेक्स्ट है मानव निर्मित परितंत्र। तो वह स्थान विशेष जहाँ पर जैविक और अजैविक अंतःक्रिया कर रहे हों और उस स्थान को मनुष्य द्वारा या जीव द्वारा निर्मित किया गया हो, वह मानव निर्मित परितंत्र कहलाता है। तो इसमें क्या है कि जो प्राकृतिक परितंत्र था उसमें वो प्रकृति द्वारा निर्मित एरिया था, और यहाँ पर जो ये है जैविक और अजैविक की तो यहाँ पर भी क्रिया हो रही है, लेकिन वो मानव निर्मित क्षेत्र है जहाँ पर ये क्रिया हो रही है। तो यह जो मानव के द्वारा निर्मित है वही ये मानव निर्मित परितंत्र कहलाएगा। तो कुछ मानव निर्मित परितंत्र सूर्य की किरणों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि खेत है, बगीचा है, वनस्पति उद्यान इत्यादि, इस तरीके के ये मानव निर्मित हैं। तो कुछ मानव निर्मित परितंत्र ये जीवाश्म ईंधन पर आश्रित होते हैं, जैसे कि शहरी पारितंत्र, ग्रामीण पारितंत्र आदि, ये सब शहरी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है पारितंत्र के घटक। तो इसमें पहला है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो जैविक के अंतर्गत आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और अजैविक के अंतर्गत आएंगे भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। उत्पादक में आ जाएंगे वनस्पति जगत, हरे पेड़ पौधे ये सारे, और उपभोक्ता होते हैं स्वयंपोषी। तो इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए।